हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड किया गया। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करके नीचे अपना कमेंट्स करके स्कोर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने कितना स्कोरिंग किया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है पहली जो है वो नगरीय सभ्यता है, लेकिन अगर वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें तो ये जो कि ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, आपको पता होगा, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इन दोनों का जो अंतर था कह सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, सल्तनत काल में दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सल्तनत काल में दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की जो स्थापना की थी वो की गई थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक ने और भी अन्य जो विभाग थे उसने विभाग की स्थापना की थी। कह सकते हैं कि उसमें से एक था, क्या था, इस्तिहाक। ठीक है, दीवाने इस्तिहाक। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि बदंगान। ठीक है, दीवाने बदंगान की स्थापना भी इसी ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बलबन। देखिए फ्रेंड्स, बलबन ने भी एक स्थापना की थी एक विभाग की जिसका नाम था दीवाने अर्ज। क्लियर। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक विभाग बनाया था जिसका नाम क्या था, दीवाने मुस्तखराज। और यहाँ पे आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसको शॉर्ट में MBT भी कहते हैं। और इसने फ्रेंड्स दीवाने कोही नाम के एक विभाग की स्थापना की थी। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डायलिसिस। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो ये बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि जो छोटी आंत होता है ये मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और छोटी आंत में ही फ्रेंड्स भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, RBI की जो स्थापना की गई थी ये किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी, तो यंग हिल्टन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हिल्टन यंग कह सकते हैं या फिर यंग हिल्टन कह सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो कि कह सकते हैं RBI अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और जिसका परिचालन स्टार्ट किया था 1 जुलाई 1935 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान हुआ था। क्या ये सही है। जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत हो जाता है क्योंकि गीता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में नहीं, वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे इनका कार्यकाल था 1813 से 1823 ईस्वी तक, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल था वो फ्रेंड्स क्या था, आपको पता होगा 1774 से 85 तक। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इसके अनुवादकारक कौन थे। तो चार्ल्स विलियम विल्किंस, आप इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के बारे में तो देखिए फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको ये चीज़ पता होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इनके शासनकाल में की गई थी और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो मुगल सम्राट को जो मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन था, इन्होंने ये बंद करा दिया था। ठीक है, ये तो बात पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या सही है या फिर गलत है। वैसे तो राइट आंसर आपका ए हो ही जाता है क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन सी गलत है।
ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोला की जो संधि के तहत नेपाल का युद्ध अंत हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि संगोली की जो संधि हुई थी इसी संधि के तहत कब हुई थी, 1816 में। ये पॉइंट याद रखेंगे, 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच जो कि संगौली की संधि हुई थी और इस संधि के तहत जो कि नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड पॉइंट भी आप याद रखेंगे, 1806 में वेलोर में हुई जो सिपाही विद्रोह था ये किसके शासनकाल में घटित हुआ था, तो सर जॉर्ज वारलो के काल में घटित हुआ था और इनके कार्यकाल की ये सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गलत दिया था, ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति होती है किसमें निहित है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है। जो ये लागू किया गया था इसका मेन पर्पस क्या था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देश में कर एक रूपता लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कर में एक रूपता लाने के लिए सरकार के द्वारा जीएसटी को स्टार्ट किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या, देखिए फ्रेंड्स जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्णिम त्रिभुज में भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर शामिल है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत फ्रेंड्स भारत के निम्नलिखित में से कौन कौन से शहर आते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि दिल्ली, आगरा और जयपुर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होता है, 1 2 3 राइट आंसर है। ठीक है, अगर देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत देश कौन कौन से आते हैं। ये तो भारत के शहर के बारे में बात की गई थी, लेकिन अगर बात कर ले कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं तो वहाँ पे आप याद रखिएगा थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार आते हैं स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि आर की जो सन्मुखन सेठी थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बी को आप जो देख रहे हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल यानी कि 1947 में जो ये गठित हुआ था उसके अंतर्गत ये भारत के पहले वित्त विभाग थे, वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स देखिए ये जो 3 लोग थे ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो आंतरिक मंत्रिमंडल गठन हुआ था उसके अंतर्गत कुछ ना कुछ इनको विभाग मिला था। अगर जैसे हम बात करें बालदेव सिंह तो बालदेव सिंह रक्षा विभाग इनके पास था। साथ ही अगर बात करें तो CH भाभा, तो CH भाभा के साथ फ्रेंड्स कार्य, खाना और बंदरगाह के अंतर्गत इनको रखा गया था। और साथ ही आसफ अली के बारे में बात करें तो इनके अंतर्गत रेलवे विभाग था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ याद रखेंगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अगर शासनकाल पूछता तो वहां पे लॉर्ड कैनिंग कर सकते थे, लेकिन किसके द्वारा पूछा गया इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा। ठीक है, तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। ठीक है, शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स एरोटा। एरोटा को ही महाधमनी कहा जाता है। एरोटा इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में महाधमनी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनोखा सांस्कृतिक त्यौहार है, यानी कि इनमें से किस राज्य में ये मनाया जाने वाला जो कि एक सांस्कृतिक त्यौहार है।
अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, जो बुमचू होता है फ्रेंड्स ये आसाम से सिक्किम से संबंधित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे सिक्किम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। तो वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से हम फ्रेंड जानते हैं दांडी मार्च को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 16 में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सी जो यहाँ पे खरीफ की फसल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इसके बारे में तो मेरे को कई बार आपको बता चुका हूँ। तो देखिए फिलहाल अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए फ्रेंड्स, खरीफ फसल नहीं है यानी कि जो सरसों है एक प्रकार का रबी के फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, रबी फसल के अंतर्गत सरसों, चना, गेहूँ, जौ इत्यादि ये सभी आते हैं। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें खरीफ की फसल के अंतर्गत, तो मूंगफली, मक्का, धान, गन्ना ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों। देखिए ये जो काली मिट्टी होती है इसमें जो जल धारण की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, और ये भीगने पर क्या होता है कि ठोस और चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, और जैसे ये मिट्टी सूखता है तो ये दरार युक्त भी हो जाती है, इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो मिट्टी होती है स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कही जाती है। ठीक है, और यही जो कारण बनता है कि इसे कहते हैं कि इसे जोतने की कम आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चपचारकूट, मीमकूट और पालकूट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख त्यौहार है। निम्न के प्रमुख त्यौहार है यानी कि किस राज्य का ये प्रमुख त्यौहार है। चपचारकूट, मीमकूट और पालकूट। अगर हम बात करें राइट आंसर का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़क जनजाति किस क्षेत्र में रहती है। जो बड़क जनजाति है ये किस क्षेत्र में रहती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि बड़क जनजाति का निवास क्षेत्र माना जाता है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी हड्डी मनुष्य के पैर की हड्डी नहीं है। इनमें से कौन सी हड्डी मनुष्य के पैर की हड्डी नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है फ्रेंड्स ये मानव शरीर के जो कि कह सकते हैं कि दोनों भुजाओं में पाई जाती हैं, दोनों लेफ्ट और राइट हैंड में पाए जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, महाभारत का पहली बार तमिल में अनुवाद किसने किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए महाभारत का पहली बार तमिल में अनुवाद किसने किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेरू डेनवार। ठीक है फ्रेंड्स, पेरू डेवनार। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये बनता है कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चक्र में व्यापारिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में व्यापारिक प्रयोग का जो तंतु होता है उसको पैदा करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो कि ए राइट आंसर होगा लार्वा। ठीक है फ्रेंड्स, लार्वा। रेशम के कीट जो होते हैं फ्रेंड्स, रेशम के कीड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अंडे से लार्वा या फिर इसको कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, कैटरपिलर उत्पन्न करते हैं और जिन्हें हम लोग रेशम कीट भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, पेलाग्रा और स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी कि आपको ये बताना है कि पेलाग्रा रोग यहाँ पे जो दिया गया और साथ ही साथ स्कर्वी दिया गया। ठीक है, इन दोनों की जो कमी होती है विटामिन किस कमी के होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पेलाग्रा होता है वो विटामिन B3 के कमी से होता है। और B3 को किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद होना चाहिए विटामिन B3 को हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं।
और साथ साथ फ्रेंड्स अगर स्कर्वी के बारे में बात करें तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और विटामिन सी का जो नाम होता है क्या है, स्कर्बिक एसिड। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लेंटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। प्रभावी मांग निर्भर करती है, जो प्रभावी मांग होती है वो किस पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेंड्स पूर्ति कीमत पर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी। ये पुस्तक थी जो कि 1934 में लिखी गई थी, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कि विश्वेश्वरैया कह सकते हैं, एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो होगा वो सही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि ओंग जनजाति उत्तरी अंडमान द्वीप में पाई जाती है। क्या ये पॉइंट सही है। देखिए फ्रेंड्स ये पॉइंट कुछ तो सही है लेकिन कुछ गलत है। अब ये गलत क्या है तो मैं आपको बताता हूँ कि ओंग जो जनजाति होती है वो अंडमान द्वीप पे तो पाई जाती है लेकिन उत्तरी नहीं। ठीक है, क्या होना चाहिए, मध्य अंडमान और या फिर कह सकते हैं दक्षिणी अंडमान, लेकिन उत्तरी अंडमान नहीं होता है। तो यहाँ पे आप सुधार करके लिख सकते हैं मध्य और दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है। ठीक है, और ओंग जनजाति को जारवा के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, और इस जनजाति की जो भाषा होती है वो जारवा भाषा ही होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो गलत है इसलिए सेकंड करेक्ट है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र को एक अनिर्मित नियामक प्रणाली होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेबी शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, ये गौरव किसे प्राप्त है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन यानी कि फ्रेंड्स हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया था। जनता को ये 4 सूत्रीय जो संदेश दिया था ये किसने दिया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि आर्य समाज ने ये 4 जो कि कह सकते हैं जनता को 4 सूत्रीय संदेश दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आप नीचे मुझे कमेंट्स करके ये बताइएगा फ्रेंड्स, आर्य समाज से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स आपको पता है ये सभी के सभी आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इन्हीं को फ्रेंड्स भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। तो करेक्ट आंसर है पहला। सेकंड बात करें तो इनके नाम के पहले जो राजा की उपाधि लगी हुई है वो अकबर द्वितीय ने ही दी थी। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय के नाम के पहले राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इन्होंने अल हिलाल नामक फारसी समाचार पत्र की शुरुआत की थी।
देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अल हिलाल जो समाचार पत्र की स्टार्टिंग की गई थी वो फ्रेंड्स की गई थी अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 में। और ये ना फ्रेंड्स जो कि फारसी समाचार पत्र था, एक प्रकार का जो अल हिलाल था, ये कह सकते हैं कि ये उर्दू समाचार पत्र था जो कि इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था 1912 ईस्वी में। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट तो करेक्ट होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक और दो, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1910 के दशक में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1910 के दशक में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, श्री राम वाजपेयी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और 1910 के दशक की अगर बात करें तो एग्जैक्ट ये इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1914 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक के बाहर जो डीएनए होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिर सूत्रकर्णिका। सूत्रकर्णिका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम होता है सूत्रकर्णिका। जैसे सूत्रकर्णिका हिंदी नाम हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश वर्ड होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि नाभिक के बाहर जो डीएनए होता है वो फ्रेंड्स सूत्रकर्णिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा हार्मोन भय, क्रोध और तनाव जैसी संवेदनशील परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी होता है तथा रक्तचाप और हृदय गति को बढ़ाता है? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें कि निम्न में से कौन सा जो कि पादप हार्मोन नहीं है? यानी आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे 3 दिए गए 1 2 3 उनमें पादप हार्मोन नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कह सकते हैं कि केवल 2। इंसुलिन जो एक प्रकार का फ्रेंड्स मानव शरीर का एक होता है, ये हार्मोन होता है, और जो साइटोसिन और यहाँ पे जिबरेलिन आप देख रहे हैं ये पादप हार्मोन है। तो कह सकते हैं कि सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इंसुलिन का स्राव हमारे शरीर में कहाँ से होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स अग्नाशय से, यानी कि पेनक्रियाज से। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या, निम्न में से किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स कि निम्न में से किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मानव शरीर के लिए फ्रेंड्स आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है प्रोटीन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोरॉन। ठीक है, बोरॉन विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स ठक्कर बाबा। देखिए ठक्कर बाबा तो इनका कहा जाता था, लेकिन एग्जैक्ट इनका नाम के बारे में बात करें जो कि इनका वास्तविक नाम कह सकते हैं, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। ठीक है, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक समाज सेवी थे और इन्होंने फ्रेंड्स जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत में गुजरात राज्य में इन्होंने आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इनसे जुड़ी और भी कुछ हम बात करें तो जैसे 1905 ईस्वी में फ्रेंड्स इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके द्वारा जो स्थापित किया गया था सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, उनका भी ये सदस्य बने हुए थे। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, उन्हें 1922 की घटना इनसे क्या जुड़ी है? तो 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में कुछ भी पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 41, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स 39, 39वां जो कि संविधान संशोधन अधिनियम 1900 कह सकते हैं 75। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के लिए सिद्धांत पर थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसके बारे में आपको बताया था, तो आई होप कि आपको याद होगा। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसकी आंतरिक जो नीति थी दूसरों को प्रसन्न करने के लिए सिद्धांत पर थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1886 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1886 अगर बात करें तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन चल रहा था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व करता था उसमें सेना का सेनापति कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हेक्टर म्यूनरो। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हेक्टर म्यूनरो। ठीक है, और ये बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो ये भी आप याद रहेगा 1764 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? जो ट्रिप्सिन होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, मेन इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रोटीनों को भंग करना। ये फ्रेंड्स क्या करता है कि प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रिप्सिन, तो देखिए ट्रिप्सिन जो होता है हमारे अग्नाशय, एक प्रकार का अग्नाशय रस कह सकते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अग्नाशय से फ्रेंड्स 2-3 प्रकार के और एंजाइम होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, एक प्रकार का होता है जो कि कह सकते हैं एमाइलेज होता है। ठीक है, लाइपेज होता है जो कि इन्हीं से रिलीज होता है अग्नाशय रस से। ठीक है, और ये सभी एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे कि पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? हमारे शरीर का वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा, विभिन्न अपचय जो कि अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्क, जिसको फ्रेंड्स किडनी भी कहते हैं और कुछ लोग इसको गुर्दे भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, लंपट मूर्ख किसको कहा गया? लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना गया? तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि रंगीला बादशाह। तो देखिए फ्रेंड्स, रंगीला बादशाह जो था वो था मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे शाह आलम द्वितीय के बारे में, तो शाह आलम द्वितीय दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहा जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, रक्त पिपासु, ये सब की उपाधि भी इसको दी गई थी, इसके प्रजा इसको कहा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने क्या देखा, जो कि फ्रेंड्स सी, जहांदार शाह लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला पॉइंट क्या बनता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में नाम क्या था, यानी कि पहले इसका नाम क्या था काराकोरम पर्वत श्रेणी का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णगिरी। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये काराकोरम पर्वत है फ्रेंड्स, पुराणों में इस पर्वतमाला को संस्कृत भाषा में कहा गया है कृष्णगिरी। ठीक है, और कृष्णगिरी का मतलब क्या हुआ, काला पहाड़ी, ये आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करें काराकोरम का मतलब क्या होता है, तो काली भुरभुरी मिट्टी, ये आप याद रखेंगे। क्लियर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कनाडा की राजधानी क्या होती है, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गेहूं में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन जो था मुख्य रूप से पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लूटेन। ग्लूटेन जो होता है वो कह सकते हैं कि गेहूं में पाया जाने वाला एक मुख्य प्रोटीन होता है, याद रखिएगा ग्लूटेन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1989। ठीक है फ्रेंड्स, 1989 की बात कहें तो 9वीं लोकसभा के लिए 1989 में हुए आम चुनाव में ये पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, त्रिशंकु संसद का गठन। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय को जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए। तो गारंटी मूल अधिकार दिए गए भाग 3 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भाग 3 के बारे में तो भाग 3 का अनुच्छेद संबंधित है 12 से 35 तक और ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान में इसी भाग को फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा भी कहा गया। ये आप याद रखेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसी भाग को कहा गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स ये बात किसके बारे में कही जा रही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि इसने श्रीरंगपट्टनम में लिबर्टी के वृक्ष को लगाया। लिबर्टी यानी फ्रेंड्स स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। और यही बात से क्लियर हो जाता है कि टीपू सुल्तान के ये बारे में बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शंस बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। वह जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना था और उसने फ्रेंच के मॉडल पर एक नया कैलेंडर पेश किया और व्यक्ति की पहचान करें। तो इस व्यक्ति की पहचान की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस बी ही करेक्ट होता है, टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में NCM कह सकते हैं, ये किस शहर में स्थित है? यानी कह सकते हैं कि भारत का जो कि प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जामनगर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये PPP मॉडल पे आधारित है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया गया था, इसको स्थापित किया गया था। और ये इसका कार्य क्या है, तो तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता जो है फ्रेंड्स उसकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था, जामनगर में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। और ये कहाँ पे यहाँ पे यानी कि किसके साथ सुमेलित करना है, तो सेल ऑर्गेनल और उसके कार्य क्या होते हैं उनके साथ इसको मैच करना है। ठीक है, तो एक एक करके इसको मैच कीजिए, उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इसका फ्रेंड्स कार्य क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है वो है प्रकाश संश्लेषण करना। पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसी के द्वारा होता है, यानी कि बी का फर्स्ट के साथ आप मैच कर सकते हैं। देखिए बी का फर्स्ट के साथ तो काफ़ी सारा मैच हो रहा है। चलिए इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है फ्रेंड्स कि शरीर में ये क्या करता है कि ATP गठन करता है, यानी कि फर्स्ट का डी के साथ होना चाहिए, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं ए का 4। उससे भी अगर काम नहीं बनता है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी का 2 के साथ मैच होगा। तो सी का 2 के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है, तो कुल मिलाकर यही देख सकते हैं कि राइट आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को अच्छे से समझ करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें कांग्रेस की एक समिति बैठाई गई थी और उस समिति में फ्रेंड्स रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य दिया गया था वो किसका था, वो कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एक आयोग का गठन हुआ था वो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसके जो अन्य सदस्य थे वो मोतीलाल नेहरू थे और गांधी जी थे, इनके 2 सदस्य थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्न में से किसका निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो यानी कि रिएक्शन कराते हैं तो किसका निर्माण होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि विरंजक चूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एरिया आपको बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पौधे में पर्ण हरितहीनता किसकी कमी से होती है। पौधे में जो पर्ण हरितहीनता होती है वो किसकी कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिंक, जिसको जेडन कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जेडन की अनुपस्थिति में पौधे की जो पत्तियां होती है वो छोटी रह जाती है और वृद्धि करने वाला जो भाग होता है वो सूख जाता है, जिस कारण से फल भी छोटे हो जाते हैं और पौधे जो होते हैं वो बौने रह जाते हैं। और ये जो कारण होता है, ये सारा जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्लोरिसिस भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि क्लोरिसिस, जो पौधे में क्लोरिसिस होता है वो किस कारण से होता है, तो जेडन की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शरीर के आंतरिक ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। ये आपको बताना है कि जो शरीर के अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के भंडारित होता है। कहाँ पे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स मुकुंदराव पाटिल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1910 ईस्वी में की गई थी, 17 में, जो कि फ्रेंड्स ज्योतिबा फुल्ले राव के विचारों पर, ठीक है, ज्योतिबा फुल्ले राव के विचारों से प्रेरित होकर के मुकुंदराव पाटिल ने इसकी स्थापना की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ठीक है, अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था, तो आप ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस तथा ब्राह्मणवाद जो थे उनका विरोध करना, इसका मेन पर्पस था बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज का। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज की जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अद्वैतवाद पर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 20 अगस्त 1828 ईस्वी के राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी, ब्रह्म समाज की। ठीक है, और ये इसका जो सिद्धांत आधारित था वो अद्वैतवाद पे आधारित था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक कौन थे। 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक बताइए आपको ये कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहराम जी एम मालावारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी। तो बताए फ्रेंड्स कि द बंगाली अखबार की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी 1879 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। जो क्रिप्स मिशन था इसका उद्देश्य क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के लिए राजी करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जो है वो जारी की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजकोट। ठीक है, राजकोट में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में इस हरित पुस्तिका को जारी की थी महात्मा गांधी ने। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताइए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, देखिए 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर क्या हुआ था कि दलितों को सार्वजनिक जो चौदार तालाब था उससे पानी पीने और उसका इस्तेमाल करने के अधिकार को दिलाने के लिए ये किया गया था। और ये जो सत्याग्रह था काफ़ी प्रभावी सत्याग्रह माना जाता है और इसी दिन को फ्रेंड्स जो कि सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लैंगहॉर्न निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है। लैंगहॉर्न जो होता है वो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है। तो नस्ल वाली वीडियो आपने देख लिया है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद करा दिया है किस तरह से, ठीक है। और देखिए लैंगहॉर्न मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, लेग पीस किसका होता है, मुर्गी का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। इसी तरह से मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। वैश्वीकरण का मतलब क्या है। वैश्वीकरण का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी से, यानी फ्रेंड्स घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जो हो जाना उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, उपभोग फलन उपभोग और खालिस्तान के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि उपभोग जो फलन होते हैं उपभोग और किसके बीच, ठीक है, किसके बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी से, यानी फ्रेंड्स आई के बीच। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स को हाइपरमेट्रोपिया है। एक्स यानी कि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति है, उसका एक्स यहाँ पे डिनोट किया गया। एक्स को हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हाइपरमेट्रोपिया यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये दूरदृष्टि होता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेंड्स उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से हम बात करें फ्रेंड्स की जो कि निकट दृष्टि दोष के लिए जिसको मायोपिया कहते हैं, तो मायोपिया के लिए फ्रेंड्स कह सकते हैं अवतल जो कि कह सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो द्वीप होता है, आइलैंड्स होते हैं, वो फ्रेंड्स जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1974 में, ठीक है फ्रेंड्स। पहली बार जो सम्मेलन हुआ था वो 1972 में हुआ था। 5 जून 1972 को घोषणा हुआ था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, और ये पहली बार जो मनाया गया था 1974 में मनाया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है। भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को काला दिवस के रूप में हिंदू महासभा ने मनाया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया काल में असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडिया काल में असम के बारे में आपको बताना है कि असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही है, ठीक है। तो एक एक करके इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि यह पूर्वोत्तर सीमांत अधिकरण यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा था। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स जो असम था पहले ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, जिसको 1974 में इससे अलग करके एक प्रांत बनाया गया। तो ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि 1865 में 1974 में एक अलग प्रांत बना था, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखें तो 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया और इसे सिलहट को इसके साथ मिला करके मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया था। तो यही पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऊपर में दोनों के दोनों पॉइंट गलत है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1897 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बेलूर मठ की स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। यानी आपको ये बताना है कि 1897 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड एलिगन द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड एलिगन द्वितीय का शासनकाल क्या था? 1894 से 1899 तक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए, लॉर्ड एलिगन द्वितीय से संबंधित एक बहुत ही अच्छी कथन है और वो कथन कुछ इस टाइप का है। इनका कथन ये था फ्रेंड्स कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और इसकी जो रक्षा होगी वो तलवार के बल पर ही की जाएगी। ये जो बात कही गई थी वो लॉर्ड एलिगन द्वितीय के द्वारा ही की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 72 के तहत वो किसी विशेष मामले में किसी भी अपराधी को क्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो राइट आंसर तो पहला करेक्ट है। अगर बात करें आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, देखिए ये पॉइंट गलत है क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो फ्रेंड्स राज्यसभा या फिर किसी के द्वारा भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक प्रकार का अस्थाई सदन होता है। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केवल एक पॉइंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल एक सही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अब तक तो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स की क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया गया। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है और फ्रेंड्स दिया गया कि उनके योग का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि दो जो पूर्णांक दिए उनका गुणनफल तो 24 हो रहा है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए कि 24 हमें लाना था। ठीक है, दो पूर्णांक हमें पता होना चाहिए जिसका न्यूनतम मान पूछ रहा है कि उनका न्यूनतम योग करने पर कितना होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे देखें तो अगर हम सबसे छोटा देखें तो 10 और यहाँ पे सबसे जो एक उससे बड़ा 11 दिख रहा है। ठीक है, ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 6 चौका 24 होता है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो आपका आ जाएगा और इन दोनों का योग करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी अगर 8 तरीके 24 भी हो जाता है लेकिन इन दोनों का योग करेंगे तो आपका 11 आएगा। अब इससे छोटा तो कोई पॉसिबल नहीं है कि जिसको हम गुना करें तो ये हमारा 24 आए और जोड़े तो 10 से कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हम करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। ऑप्शंस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डी को सिर्फ और सिर्फ 10 पॉसिबल हो सकता है। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। 1/1 + 2 के पावर a - b + 1 + 2 के पावर b - a। इस क्वेश्चन का मान हमें बताना क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से देखिएगा कैसे करना होता है। 2 के पावर a - b लिखा गया और उसी तरह से यहाँ पर भी लिखा गया 1 + 2 के पावर b - a। ठीक है फ्रेंड्स, इसको तोड़ने के लिए मैं ये तोड़ सकता हूँ कि आप इसमें कुछ नहीं करो और इसको देखिए 2 के पावर a और नीचे में लिख सकते हो 2 के पावर b, क्योंकि आधार सेम होता है तो पावर ये घटता है तो यहाँ पर भी घटा करके लिखा गया हो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं 2 के पावर b और फ्रेंड्स नीचे 2 के पावर a, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऊपर में तो 1 और नीचे में देखिए फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे यानी कि 2b प्लस में 2a और नीचे में 2 के पावर b। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से कंडीशन होगा, 2 के पावर a + 2 के पावर b और नीचे में 2 के पावर a। थर्ड बटा ऊपर में चला जाता है, ये बात तो आपको पता है, यानी कि 2 के पावर b ऊपर में हो जाएगा, नीचे में बचेगा सिर्फ 2 के पावर b + 2 के पावर a। ठीक है, ऊपर में 2 के पावर a आपका चला जाएगा, नीचे में 2 के पावर a + 2 के पावर b। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम आपका सेम टू सेम कह सकते हैं कि 2 के पावर a + 2 के पावर b और ऊपर में हम ऐड करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका 2 के पावर b + 2 के पावर a। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो आप कट सकता है आसानी से और ये आपका राइट आंसर आएगा 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ चुके होंगे यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से इसको कैलकुलेशन किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² - 7x + 12 = 0 दिया गया और उसके दो मूल अल्फा और बीटा हो तो हमें बताना है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2x², पहले तो जो इक्वेशन दिया गया उस इक्वेशन को लिख लेंगे और राइट साइड में 0 के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमें दो रूट दिए गए। ठीक है, अल्फा और बीटा कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, देखिए
अल्फ़ा हमें वैल्यू किसका निकालना है, अल्फ़ा अपॉन में बीटा और बीटा अपॉन में अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इंटू इन दोनों कैल्शियम अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऊपर में कह सकते हैं कि ये देखिए बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फ़ा स्क्वायर और नीचे फिर से बीटा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कुछ हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, नीचे में अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हमें यहाँ पे फ्रेंड्स अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर हम इस इक्वेशंस को तोड़ करके अगर निकाल लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, तो काफ़ी ईजिली इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए आपने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस ऑलरेडी दिया गया, यानी कि ये आपका हो जाएगा 7/2। ठीक है, ए आपका ए होता है ये बी और ये सी। क्लियर, यानी कि ए आपका 2 दिया गया, बी आपका जो कि -7 दिया गया था और सी आपका 12 दिया गया। तो यहाँ पर मैंने माइनस बी बाई ए का रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 हो जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड्स कि सी बाई ए होता है। ठीक है, सी कितना दिया गया 12 और ए दिया गया 2, यानी कि 6 हो जाता है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, जो भी इसका वैल्यू आया इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7/2। ठीक है, 7/2 का स्क्वायर और माइनस में देखिए यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाता है। ठीक है, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है तो 6 दूना 12 हो जाता है। नीचे में क्या फ्रेंड्स, नीचे हम 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखिए क्या कर सकते हैं, अब इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया तो इसका स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49, 2 दूना 4। ठीक है, माइनस में 12 और नीचे में फिर से 12। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन करेंगे तो 49 माइनस फ्रेंड्स 48 और नीचे में 4 और 1/, फ्रेंड्स यहाँ पे 12। ठीक है, ऊपर में देखिए क्या हो जाता है, ऊपर में आपका 1/4 और नीचे में फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, कह सकते हैं कि ये आपका 12, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से कहने का मतलब ये हमारा हो जाता है, नीचे फ्रेंड्स हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा 6 होगा ना, अल्फ़ा इंटू बीटा था तो 6 होगा, मैंने 12 यहाँ पे गलती से लिख दिया। ठीक है, इसका नीचे हमारा 6 होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये हमारा नीचे 6 है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 6 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 6 लिखना था, सॉरी, 1/24 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से किया जाता है और इस क्वेश्चन को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आप दोनों को याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे कि 989 तथा 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो आपके पास शेष बचते हैं उसको आप घटा लो, यानी फ्रेंड्स 989 था उसमें से आप क्रमशः जो दिया था 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 984। ठीक है, 984। उसी तरह से जो 1327 दिया गया था उसमें से आप कितना 7 घटा लो, यानी कि 1320। अब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बताना कि वह अधिकतम संख्या। ठीक है, अधिकतम यानी फ्रेंड्स एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए 984 और हम अगर बात करें कि 1320 का एचसीएफ, इसको आप एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 984 से अगर आप 1320 को डिवाइड करते जाओगे तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स लास्ट में 24 तक, यानी कि 24 से ये ईजिली कट जाएगा और आपका जो एचसीएफ निकलेगा वो 24 निकलेगा और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 24 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको निकाल लेंगे, अदरवाइज फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आप इसको एक बार में ले जाइए 984, उसके बाद फिर से जाएगा, उसी तरह से आपका लास्ट में 24 बार में कट जाएगा। तो राइट आंसर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 24 हमारा करेक्ट हो जाता है एचसीएफ निकालने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। ठीक है, ये आपका इसका एसपी होता है, बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो हमें ये बताना है कि उसने 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, यानी कि उसने 12 नींबू था जो उसने कितने में खरीदा था। देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जो कि सीपी निकालना है और एसपी दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने 14 नींबू था, 14 रुपये में 5 नींबू की दर से बेच दिया। तो उसे क्या होता है कि उसने कितना जो कि 1 दर्जन खरीदा है। ठीक है, 100 रुपये में फ्रेंड्स उसने 1 दर्जन खरीदा होगा। जो भी दर होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, रुपया को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब उसको एक जो कि 40% का प्रॉफिट हो रहा था, तो हम ये कह सकते हैं 140 ऊपर में, नीचे आपका 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 में इसको कटाता हूँ, 14 से 14 ये खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 ये आपका खत्म, तो हमारा हुआ कितना एक कह सकते हैं x, यानी इधर 1 बचा ऊपर में x/24। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कितना है फ्रेंड्स 24 रुपया करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 24 रुपये में उसने क्या किया होगा कि 1 दर्जन नींबू खरीदे थे, जिसको फ्रेंड्स उसने 14 रुपये में 5 की दर से बेच करके जो कि 14% का प्रॉफिट कमाया था, 40% का प्रॉफिट कमाया था।
इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 24 करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 दिया गया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस में कॉट थीटा इक्वल टू 2 के बराबर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन दिया गया जो कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल में, और या फिर 90 से कम या फिर 90 के इक्वल, ये होना चाहिए थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करेंगे कि ऊपर में क्या है दिख रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि दोनों की वैल्यू अगर 45 रखते हैं तो 45 तो दोनों के इक्वल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आप ये देखो, अगर हम नीचे उसका अगर 45 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, जो कि हम नहीं कह सकते हैं कि 2/0 का मतलब क्या हुआ, अब ये 0 आ जाएगा, 2 इक्वल तो हुआ नहीं, तो ये हम कह सकते हैं कि 45 नहीं रख सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कर सकते हैं ये फ्रेंड्स कि दोनों तरफ आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से tan थीटा और प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, राइट साइड में क्रॉस में 2 से होगा तो 2 tan थीटा और माइनस में 2 कॉट थीटा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, कॉट को एक तरफ कर लेते हैं, tan को एक तरफ कर लेते हैं। तो कॉट को मैं इधर ला देता हूँ, तो ये देखिए 3 कॉट थीटा हो जाएगा, और राइट साइड में मैं tan को भेजता हूँ तो ये tan थीटा हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, हम tan थीटा और बाई कॉट थीटा करते हैं तो क्या हो जाता है, tan थीटा अपॉन में कॉट थीटा करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 3/1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चन में फ्रेंड्स साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं इसको tan के फॉर्म में कर देता हूँ। जो कॉट थीटा लिख रहा है, 1/cot थीटा का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा पहले से भी था और 1/cot, यानी कि हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो जाता है। और tan स्क्वायर का मतलब जब 3 होता है तो tan का मतलब √3। अब आप ये बताइए कि tan थीटा की वैल्यू √3 किस में होती है, तो आप ये कहो कि tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू निकली हमारे पास कितना निकला, 60 डिग्री। ठीक है, जब 60 डिग्री थीटा की वैल्यू निकल गई तो हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर √3/2 हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ चुके होंगे यहाँ पर मैंने किस तरह से निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि होती है। ठीक है, किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि होती है जब उसका सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है इसका फिगर। अगर आप इस फिगर को अच्छे से बना लेते हो तो काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहा है कि किसी टावर की छाया जो वो 10 मीटर बढ़ जाती है। मान के चलिए कि ये टावर था और इसकी जो छाया पहले यहाँ पर पड़ती थी, इसकी जो छाया थी इतना पड़ती थी, ये मानते हैं कि x। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, यानी कि ये छाया यहाँ तक आने लगा और ये मानते हैं कि 10 मीटर बढ़ जाता है पहले से। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि अब ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कब होता है, जब इसका जो डिग्री होता है वो चेंज होता है, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण जो होता है वो 45 से 30 हो जाता है। पहले तो सूर्य का कोण यहाँ पे बनता था 45 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करता है कि कोण का जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, तब इसका 10 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी, यानी कि हमें h फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं tan 45। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि h/x कर सकते हैं। ठीक है, लंब बटे आधार, यहाँ पे 1 हो गया और h/x, तो ये कह सकते हैं कि h और x दोनों एक दूसरे से बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या करते हैं कि पूरे त्रिभुज को ले चलते हैं, यानी फ्रेंड्स इस टोटल को लेकर चलेंगे तो क्या कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री पर ले चलिए। tan 30 डिग्री ले चलेंगे तो h और नीचे में 10 + x हो जाएगा, क्योंकि लंब तो वही है लेकिन आधार इसका बढ़ जाता है 10 + x। ठीक है, तो tan में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, ये कह सकते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि h और 10 + x। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें h जो कि h की वैल्यू निकालनी है और h और x दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे h रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ सकते हैं किस तरह से मैंने रखा, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे जस्ट पुट कर दिया। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। देखिए, इसको क्रॉस करूँगा तो 10 + h ही होगा, और इसको मैं क्रॉस करूँगा तो ये नहीं होगा, √3h हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। h को मैं एक तरफ कर देता हूँ, h को मैं करूँगा तो √3h माइनस में h हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से h कॉमा ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस में 1। अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं, जब इतना हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि h की वैल्यू निकालते हैं। h की वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके नीचे आ जाएगा √3 माइनस में 1। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि हर परिमेय करण, तो √3
और प्लस में 1 और नीचे में भी √3 प्लस में 1, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा √3 और प्लस में 1 ये कोष्ट में, और नीचे देखिए फ्रेंड्स a माइनस बी और a प्लस बी, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं a² माइनस b²। a² करेंगे तो 3 ही हो जाएगा और माइनस में 1, तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि √3 और प्लस में 1 और नीचे में आपका हो जाएगा 2, और 2 से इसको काटा देंगे तो 5। अब आप इसका राइट आंसर मैच करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, √3 और प्लस में 1 कुछ इस तरह से आया है h की वैल्यू, ठीक है, जो कि कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच कर रहा है। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसी टाइप के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC के समानांतर रेखा AB और AC को क्रमशः P और Q पर काटती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज कुछ इस तरह से दिया गया A, B और C, ठीक है। भुजा AB और जो कि फ्रेंड्स AC पे एक B और Q, ये कुछ इस तरह से काटता है, P और Q, ठीक है, इस तरह से काटता है जो कि समानांतर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, BC के समानांतर है। क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB जो रेशियो है AP के साथ 5:3 है। AB का जो रेशियो है वो AP के साथ 5:3 है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि AB जो है वो टोटल आपका 5 है, तो AP इसका 3 है। ये टोटल ये यानी कि यहाँ से लेकर के ये 3 है, और लेकिन यहाँ टोटल लेकर 5 है, तो कह सकते हैं कि ये कितना होगा, ये आप 2 कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बात आपने समझा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जब टोटल 5 था और ये आपका 3 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि AQ यानी कि ये और ये इन दोनों की जो रेशियो है वो क्या होगा, कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप इसको ईजी कर सकते हो कि AP जो रेशियो होगा वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि PB का रेशियो है। उसी तरह से X और Y का रेशियो हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि AQ और जो कि QC की रेशियो के साथ, तो 3:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि AP हो गया 3 और जो कि X के साथ यानी कि AQ हो गया, और PB इसका हो गया जो कि QC का। तो कह सकते हैं कि 3:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझे होंगे कि यहाँ पर मैंने किस तरह से किया। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये समझना था कि टोटल आपका 5 है, तो यहाँ पे आपका ये जो होगा वो 2 होगा। बस ये आपने फाइंड आउट कर लिया तो बस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि A और B मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है। A और B मिलकर के उस काम को 8 दिन में करते हैं। B और C मिलकर के उस कार्य को जो कि फ्रेंड्स 12 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि A, B, C उसे मिलकर के 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। यानी कि जब तीनों मिलकर के अगर एक साथ काम करते हैं तो वो कार्य जो कि वो 6 दिन में कंप्लीट होता है। तो हमसे ये पूछा है कि A और C उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, कितना दिन लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि C की वैल्यू निकाल लेते हैं। C की वैल्यू निकालने के लिए हम मानते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि C अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ और 8 और 6 का एलसीएम ले रहा हूँ। तो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 24 हो जाता है। उस तरह से यानी कि इनकी इफिशिएंसी बात करें तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4। अब यहाँ से C की इफिशिएंसी C इस कार्य को टोटल कितने दिन में कर सकता है। तो कहने का मतलब अगर टोटल में से इसको घटा लेंगे तो निकल जाएगा 24, और देखिए 4 में से 3 गया 1, तो 24 यानी फ्रेंड्स C अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ये तो बात हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब हम दोनों को सॉल्व करके किसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि B और C को सॉल्व करते हैं, ठीक है। B और C को सॉल्व करके यहाँ से हम क्या करते हैं कि A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए B और C को मैं सॉल्व करता हूँ। B और C दोनों मिलकर के 12 दिन में करते थे और ये तीनों मिलकर के जो कि 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों यानी कि इसकी हम निकाल लेते हैं, B और C यानी कि A निकल जाएगा, ठीक है। तो 12 और 6 का मतलब फ्रेंड्स दोनों का एलसीएम 12 होगा। ये आपका 1 बार में जाता है और ये आपका 2 बार में जाता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क में अगर हम इनकी इफिशिएंसी से भाग देते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि A होगा उस कार्य को अकेले 12 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन हमें पूछ रहा था कि A और C मिलकर के दोनों उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम संयुक्त रूप से निकाल लेते हैं, दोनों को साथ में। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यानी फ्रेंड्स A = 12 और C = जो कि कह सकते हैं कि 24, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के मैंने एलसीएम लिया 24। अब यहाँ पे देखिए ये 2
और ये फ्रेंड्स आपका 1। अब इन दोनों को संयुक्त रूप से निकालना था, यानी कि दोनों साथ में काम करते हैं ए और सी, तो टोटल वर्क 24 हुआ और इनकी एफिशिएंसी 2 और 1 3, तो टोटल करेंगे तो ये 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। यानी कि ए और सी मिलकर के इस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते थे, जो कि ऑप्शन आप बी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझे होंगे कि यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट किया गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप पीछे करके फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया कि एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है किसी 2.5 त्रिज्या वाले वृत्त में बनाया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक वृत्त बनाया गया और इस वृत्त के अंदर एक आयत बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, एक आयत बनाया गया कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये आयत कुछ इस तरह से बनाया गया और फ्रेंड्स देखिए ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी दी गई थी, तो 2.5 दी गई थी त्रिज्या। तो हम ये कह सकते हैं इसका डायमीटर अगर हम बात करें टोटल व्यास, तो ये आपका 5 हो जाता है। बात आप समझ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या 2.5 थी, तो टोटल अगर बात करें तो 2.5 कितना होता है 5। यानी कि इसका एक तरह से देखें तो ये वृत्त का विकर्ण हुआ, लेकिन अगर एक तरह से देखें तो ये फ्रेंड्स आयत का विकर्ण भी काम करता है। अगर आयत के विकर्ण के थ्रू अगर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक भुजा दी गई है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये दी गई है कि ये दी गई है, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है कि कौन सा दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, विकर्ण मान करके चलते हैं कि आयत का विकर्ण हमारे पास 5 दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको पता है फ्रेंड्स कि विकर्ण बराबर क्या होता है। विकर्ण बराबर आप लिख सकते हो कि √L² प्लस में B², ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि 5 का स्क्वायर कर देते हैं, रूट का इधर स्क्वायर कर देते हैं और मानते हैं कि कोई भी एक भुजा दी गई थी, L और B में से कोई एक मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो कि एक भुजा हम इसको L जो कि 4 दी गई है, तो इसको चलो स्टार्टिंग का ही 4 मान लेते हैं कि 4 का स्क्वायर कर लेते हैं और ये आपका हमें x का स्क्वायर कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका 25 और देखिए इसको मैं इधर लाता हूँ 16 और राइट साइड में x², यानी कि फ्रेंड्स ये 9 = x² होता है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3। अब आप 3 का मतलब क्या हुआ कि जैसे L हम लोगों ने माना 4, तो ये आपका ब्रेथ हो गया 3। अब आप ये बताइए कि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एरिया। एरिया मतलब L × B, L का मतलब फ्रेंड्स 4 दिया गया और 3 मानते हैं, अब हम लोग निकाला तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ चुके होंगे यहाँ पर मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया। अगर इसी बात पे वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 में एक सीरीज़ दिया गया और ये सीरीज़ कुछ ये कह रहा है कि 8, 15, 29, 50 और लास्ट में हमें वाट दिया गया और हमें बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये हुआ कि इसके पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम पैटर्न को देखें तो +7 किया गया। एक तरह से अगर आप देखें तो 8 दूना 16 में से 1 किया गया कम, 15 दूना 30 में से कम किया गया, लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। 29 दूना फ्रेंड्स होता है 58 में से अगर 1 कम करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे जो कि नहीं करेगा काम, ठीक है। यानी कि हम क्या कहते हैं ये पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, हमें ये पैटर्न को देखना पड़ेगा। +7 जोड़ेंगे और यहाँ पे +14 जोड़ा गया, उसी तरह से +21 जोड़ा गया, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो यानी कि 7 का टेबल बढ़ रहा है, तो 7 चौका 28, इसमें हम 28 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 28 करेंगे तो 78 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन आप सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, यदि घड़ी में 2:40 हो रहा हो तो दर्पण में क्या समय दिखेगा। यानी फ्रेंड्स 2:40 हो रहा हो, देखिए ये घड़ी में हो या फिर दर्पण में हो या दोनों में से कोई एक में पूछे, ठीक है। दर्पण में हो रहा हो तो वास्तविक समय पूछ सकता है, अगर वास्तविक समय हो तो दर्पण में पूछ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों कंडीशन में आपको करना क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि 11:60 से घटा लो, ठीक है। 11:60 से आप इस एग्जैक्ट टाइम को घटा सकते हो, तो आपको पता चल जाए कि दर्पण में ये अगर देखें, मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए 60 में से 40 गया तो 20 मिनट, यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9, यानी कह सकते हैं कि 9:20 हमें दर्पण में दिखाई देगा। तो यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यानी फ्रेंड्स 1 महीने आगे के बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर को ये संडे की बात की जा रही है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 अक्टूबर से अगर हम देखें तो फ्रेंड्स पूरे अगर दिन में, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के टोटल 1 महीने में अगर बात करें तो टोटल 31 होता है, लेकिन 1 अक्टूबर की बात की जा चुकी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अक्टूबर में टोटल अब 30 दिन बचा होगा, ठीक है। 30 दिन अक्टूबर का और नवंबर का पहला दिन, यानी कि हमारे पास टोटल 31 दिन हुआ। अब 31 दिन में हमें पास शेष कितना बचता है, तो आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौका 28, 28 यानी कि 3 शेष बचता है। जब 3 शेष बचते का मतलब फ्रेंड्स 1, 2 और 3, तो देखिए फर्स्ट क्या होता है मंडे, सेकंड होता है ट्यूसडे और थर्ड होता है जो कि फ्रेंड्स वेडनेसडे। तो ये कह सकते हैं WED यानी कि बुधवार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है,
ठीक है, ऑप्शन ए को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया, PURE, ठीक है। प्योर के लिए क्या लिखा गया फ्रेंड्स, लिखा गया RSTC, ठीक है, प्योर के लिए ये लिखा गया। तो हमसे पूछा कि फायर के लिए हम उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, FIRE, फायर के लिए क्या लिखेंगे। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले ये पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये PURE का, प्योर का, ये किस तरह से लिखा गया, ठीक है। तो देखिए ये क्या किया गया कि PQR यानी कि एक बढ़ाया गया इधर से, और फ्रेंड्स इधर से फिर आगे बढ़ाया गया ऊपर में, यानी ये कह सकते हैं इधर से फिर ये घटा करके लिखा गया। STU इधर से बढ़ाया गया, यानी ये इधर से बढ़ रहा है और इधर से ये इधर से बढ़ रहा है, ठीक है, RST। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इधर बढ़ाएंगे F, जो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं FGH, एक बीच में गैपिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसको हम कम करेंगे, यानी कि एक कम करेंगे तो इधर से हम बढ़ा सकते हैं GHI, ठीक है, एक गैप करेंगे तो G आपका इधर आ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो इधर हमें बढ़ाना, ठीक है, ये इधर बढ़ा है और इधर हम बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स RST, इधर T आएगा और ये कितना होगा, ये जब एक गैप करके लिखेंगे तो ये हमारा C होगा, ठीक है। C को कुछ इस तरह से बढ़ाया होगा, CDE। तो हम ये कह सकते हैं HGTC बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सभी लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है कि पासे के एक युग्म में कितने बिंदु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पासे के एक युग्म में कितने बिंदु होते हैं। तो अगर हम माने फ्रेंड्स एक पासे को उठाते हैं, ठीक है, पासे को उठाते हैं तो पासे में क्या लिखा होता है, एक बिंदु होता है, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु होते हैं, ठीक है, 6 तक होता है। और आप मान के चलिए कि 6 बिंदु तक दिए गए, तो इसको हम टोटली जोड़ लेते हैं, कितने बिंदु होते हैं, तो 6 5 11 4 15, 15 और 6 कितना होता है, टोटल 21, ठीक है, 21 हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपका एक पासे हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है एक युग में, यानी कि एक और पासे की बात की जा रही है। एक युग में पासा यानी कि जोड़ा है, पेयर है। तो देखिए एक और अगर करेंगे तो 21 21 कितना हो जाएगा, 42। तो टोटल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 5 4 3 1 लिखा गया और यहाँ पे कुछ इस करके लिखा गया 23, ठीक है। उस तरह से 5 6 3 4 और यहाँ पे लिखा गया 54, ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया, हमसे ये पूछा गया कि 11 2 और यहाँ पे फिर से हमें दिया गया 40 और x 9, यानी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि किया क्या गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर लो, यानी कि 5 का 20 और ऊपर से इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और जोड़ेंगे तो 23, करेक्ट आता है। उस तरह से इसको देखिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 6 का 42 और इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 के 12, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 54 बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि ऊपर में गुना नीचे का गुना दोनों को ऐड करना है, ठीक है। एक बार उधर देखिए, ऊपर में 21 दूना 22 होता है, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पे हमें 40 लाना है, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे 9 दूना 18 होगा, तो ही तो 9 दूना 18 और करेंगे तो होगा, ठीक है, 2 9 दूना 18 और 22 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या हुआ, 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप ये बात समझे होंगे कैसे यहाँ पे किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे क्या कह रहा है। 97 में ये दिया गया कि 20 से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर ए स्थित है। देखिए 20 से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर ए स्थित है। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे है तो दक्षिण पश्चिम कुछ इधर होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साउथ ये होता है, वेस्ट ये होता है, तो दक्षिण पश्चिम कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे। और कौन है, तो 20 से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर ए स्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए हमारा जो है यहाँ पे 20 से, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा, तथा सी से 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पर बी स्थित है। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हुआ, दक्षिण पूर्व का मतलब फ्रेंड्स देखिए, दक्षिण पूर्व, देखिए दक्षिण पूर्व का मतलब अगर हम इस बिंदु को उठाते हैं तो इधर होना चाहिए था, दक्षिण पूर्व इस टाइप, जैसे कि दक्षिण पश्चिम इधर हुआ तो दक्षिण पूर्व इधर होगा। तो कह रहा है कि सी जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सी जो कह रहा है, मान के चलिए कि सी यहाँ पे, तो ये इधर पड़ रहा है, इससे दक्षिण पूर्व यहीं पे होगा ना। सी से बी जो है वो दक्षिण पूर्व पे 5 किलोमीटर पे स्थित है, ये पॉइंट आप नोटिस कीजिएगा। सी से 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पर बी स्थित है, बी है बिल्कुल करेक्ट। इसके आगे क्या कह रहा है कि यदि सी से 3 किलोमीटर उत्तर पर डी स्थित है, 3 किलोमीटर उत्तर में मान लेता हूँ ये, और यहाँ पे डी स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 किलोमीटर ये हो जाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तब बताइए कि डी है, डी कहाँ पर है। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पहला क्या कह रहा है कि ए से उत्तर पूर्व में,
ए से उत्तर पूरब थोड़ी है, तो सीधे सीधे बन रहा है ना, ए से उत्तर, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए है, तो इसके सीधे सीधे बन रहा है, तो ये पहला तो ऑप्शन कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बात करें तो ए से दक्षिण में, ए से दक्षिण में थोड़ी है, ए तो अगर बात करें डी जो है वो ए के दक्षिण में नहीं है, ए के उत्तर में है, ठीक है। अगर ऐसे पूछता है कि ए कहाँ पे, तो ये कह सकते थे कि डी के दक्षिण में, लेकिन फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन भी गलत है, और इस तरह से कह सकते हैं कि सी करेक्ट होगा, जो कि ए से उत्तर में स्थित है, ठीक है। डी जो है वो ए से उत्तर में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्द ट्रायंगल में अक्षरों के ऐसे जोड़े कितने हैं जो कि शब्द में उनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि वर्णमाला में होते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कैसे बनाया जाता है। देखिए TRIANGLE ट्रायंगल दिया गया, और यहाँ पे आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि वर्णमाला में ऐसे यहाँ पे बताना है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जो कि वर्णमाला में उतने ही अक्षर है जो कि वर्णमाला में होते हैं, अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कहने का मतलब क्या हुआ। अगर हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जी, चलिए इसको पेन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें जी और ई, तो देखिए जी ई एफ जी, ठीक है, ई के बाद एफ आता है और एफ के बाद जी, यानी कि एक गैपिंग हो रहा है, तो इन दोनों का एक हमारा बना, तो ये कह सकते हैं ई और जी एक बन जाता है, एक जोड़ा ये बना। उसी तरह से आगे देखेंगे, एल के बाद क्या होता है, एम आता है, उसके बाद एन आता है, यानी कि ये दो भी एक जोड़ा बन रहा था, एल और एन, ये दो एक जोड़ा बना, ठीक है, एल और एन का एक जोड़ा बन गया। उसी तरह से हम यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, ए के बाद अगर हम ई को देखें, ध्यान दीजिएगा, ए के बाद बी सी डी ई, यानी कि 3 गैपिंग होती है और ए और ई के बीच में, तो यहाँ पर भी 3 गैपिंग दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। तो एक तो हमारा ई बन गया, ए और ई। अब इसमें कुछ और नहीं देख सकते, नहीं बन सकता। देखिए अगर हम देखें तो फ्रेंड्स RST आता है, लेकिन इसमें ST आता है, लेकिन इसमें गैपिंग नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब उसी तरह से देखें GHI होता है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दूरी पे हो जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि 3 से ज़्यादा अब इसमें पॉसिबल नहीं होता है, कोई और नहीं जोड़ा दिया गया। तो राइट साहब बी को टिक करेंगे, जो कि 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे यहाँ पे किस तरह से किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आशा बोलती, वह मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे का बेटा। देखिए फ्रेंड्स, आशा कह रही है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे, यानी कि खुद के पापा का बेटा, यानी कि उसका भाई होगा। ठीक है, आशा और उस लड़के के बीच वो भाई बहन का संबंध है। लेकिन आगे क्वेश्चन ये पूछा है कि लड़के की माँ और आशा के बीच क्या संबंध है। तो लड़के की माँ तो लड़की की भी माँ ही हुई, तो यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संबंध बनेगा वो माता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक सीरीज दिया गया 2, 5, 19 9, 19 और 37। उसके बाद हमें बताना है कि वाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस पैटर्न को समझते हैं क्या क्या गया यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या गया कि एक बार इसको 2 से गुना करके एक बढ़ाया गया। ठीक है, 2 से गुना करके एक बढ़ाया गया, उसके बाद 2 से गुना करके कम किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10 में से एक कम, यानी कि एक बार एक जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे गुना कर करके। तो यहाँ पर देखिए 9 दूना 18 एक जोड़ा गया, एक उसके बाद बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया कि 19 दूना 38 होता है, एक कम किया गया, यानी कि एक बढ़ा एक कम हुआ, एक बढ़ा एक कम हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एक 37 दूना कितना होता है, 37 दूना कह सकते हैं फ्रेंड्स 74 होता है, 74। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 19 दूना 38 में से एक कम किया गया, तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो 75 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का ये सेट जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की और मॉक टेस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।